आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जो पहला पार्ट था उसके बारे में हम बात कर चुके थे। और पहले पार्ट में हम जो बात कर चुके थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के तहत हमने बात की थी, यानी कि 1773 से 1853 तक हम बात कर चुके थे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में हमने पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद 1786 और फिर 4 चार्टर एक्टों की हमने बात की थी। आज हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों की बात करेंगे। ये मैं पूर्व में समझा ही चुका था, बता ही चुका था मैं आप सभी को कि भारत के संवैधानिक विकास को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यानी कि यहाँ पे जितने भी लॉ बने, कानून बने, वो 2 तरह से बने थे। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, यानी कि जब जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि भारत जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित था, उस समय पारित अधिनियम जो 1773 से 1853 तक थे। और उसके बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1858 से 1947 तक था। तो दोस्तों, मैं मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और इस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल और मद्रास को भी कर दिया गया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट था बंगाल में 1774 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट के बाद में हम आज पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्थाएं थी, यानी कि राजनीतिक और व्यापारिक जो अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ब्रिटिश ताज के द्वारा छीन लिए गए और भारत पर सीधा शासन अब ब्रिटिश ताज का हो गया था। अर्थात भारत पर जो शासन करने के जितने भी नियम बनाने थे वो अब ब्रिटिश ताज के द्वारा ही बनाए जाने थे। इसके बाद इसमें हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में, इसके तहत क्या कर दिया गया कि भारत शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के जो पदनाम था, पद था, वो पहले जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो अब किस नाम से जाना जाने लगा? वॉइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। तो पहले जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग बने, क्योंकि उस समय 1858 में उस जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये आप सभी को पता है ही सही। और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। वॉइसरॉय से तात्पर्य ये हुआ कि इस पद का सीधा सा अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था ये, यानी कि इसकी नियुक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, इसकी जो स्थापना की गई थी नियंत्रण बोर्ड की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जिसको हम COD बोलते थे, COB बोलते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, और निदेशक बोर्ड यानी कि निदेशक बोर्ड
BOD, दो तरह से हम जानते थे। ये मैं कल बता चुका था फर्स्ट सेशन में, यानी कि जो पहला वीडियो सेक्शन फर्स्ट था उसमें मैं बता चुका था। इसको अब समाप्त कर दिया गया था क्योंकि ये सलाहकारी बोर्ड थे दोनों ही। और नियंत्रण बोर्ड, यानी कि नियंत्रण बोर्ड का क्या कार्य था, ये व्यापारिक संबंधी नियंत्रण रखता था। और ये राजनीतिक संबंधी यानी शासन संबंधी, और निदेशक बोर्ड व्यापार संबंधी नियंत्रण रखता था। ये किसके अधीन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब समाप्त कर दिया गया, इसलिए इनकी भी समाप्ति कर दी गई। भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, यानी कि अब जो बने हैं वो अब भारत के राज्य सचिव का भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जो भारत के शासन को नियंत्रित करता था। यानी कि पहले नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्डों की जो स्थापना की गई थी, उसके स्थापना पर अब कौन आ गया, राज्य सचिव। यानी कि इसको हम सीधे सीधे से हम भारत मंत्री के नाम से जान सकते हैं। तो ये सभी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हमने पढ़े। तो दोस्तों मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंतर्गत डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत का शासन था वो आ गया, और जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा, और पहला वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। इसके बाद में जो आया दूसरा जो लॉ आया, जो दूसरा अधिनियम पारित हुआ, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 था। कौन सा था दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। विधि निर्माण में यानी कि अब कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें भारतीय प्रतिनिधि थे उनका भी सुझाव लेना स्टार्ट किया गया, उसकी भी शुरुआत की गई। ये सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। इसके बाद अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। दोस्तों आपको पता ही है, मैंने जब बताया था लास्ट सेशन में कि वॉरेन हेस्टिंग यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, उस समय मद्रास और बम्बई की जो शक्तियां थी उनको छीनकर बंगाल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1861 में इन्हें वापस बहाल कर दिया गया, या ये कहा जा सकता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद आपातकालीन स्थिति में वॉइसरॉय का अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 123 है, जिसमें राष्ट्रपति को जब सदन चालू नहीं होता है या सदन सक्रिय अवस्था में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश के द्वारा जो कानून निर्मित होता है वो उसी तरह वैलिड होता है, उतना ही पावरफुल होता है जैसे संसद किसी कानून का निर्माण करके उसको रेगुलेट करती है। तो इस आर्टिकल या इस पावर की जो यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, उसका उसकी कुछ झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट में देख सकते हैं। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसकी कुछ झलक हम देख सकते हैं। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी कि 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें केंद्र तथा प्रांतों की विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, उनकी जो संख्या थी उसमें वृद्धि की गई। यानी कि पहले केंद्र और प्रांतों की जो विधान परिषदें थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे वही इसमें भागीदार होते थे।
लेकिन अब क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत नॉन गवर्नमेंट लोगों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए अनुमति प्रदान की गई तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु उन्हें मतदान देने का या मतदान करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। 1892 अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट, जो बजट निर्माण होता है, वित्तीय बजट निर्मित होता है, उस पर बहस और उससे संबंधित सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अभी मतदान करने का या मतदान देने का अधिकार भारतीय सदस्यों को नहीं दिया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि आंशिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हम मान सकते हैं। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। भारत परिषद अधिनियम 1858, फिर 1861, 1892 और इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, क्या मार्ले मिंटो सुधार को ही हम भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी कि अब भारतीयों से भी पूछा जाने लगा। लेकिन इससे पूर्व हम बात कर चुके थे कि जो भारत के जो विधि निर्माण है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1861 में भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब इसमें भी भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 में, यानी मार्ले मिंटो सुधार परिषद में भी भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी कि मुस्लिमों के लिए सर्वप्रथम जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया था वो भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, तो आप विशेष ध्यान रखिए कि ये सीधा सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कि 1909 अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, यानी कि पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो की गई थी, यानी पृथक निर्वाचन की जो बात की गई थी वो 1909 के तहत की गई थी और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो बात की गई थी पहली बार, वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो बात की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियन पे भी लागू किया गया, यानी कि ये पहले मुस्लिमों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसको सिखों के अंतर्गत, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि ये ध्यान रखना है कि 1919 के तहत सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन इन सभी को शामिल किया गया था और मुस्लिमों को शामिल 1909 के तहत ही पहले से ही कर लिया गया था। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, यानी कि 2 सदन,
दो सदनों की यानी कि विधानमंडल और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की जो स्थापना की गई थी, जो वर्तमान स्वरूप में संसद के जो दो रूप है, राज्यसभा और लोकसभा, वो उनकी शुरुआत यानी कि उनकी जो नींव रखी गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, जो केंद्र विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। यानी कि जो केंद्र का जो विधानमंडल था वो जो कानून बनाता था वो संपूर्ण भारत पर लागू होता था। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। तो ध्यान रखिए कि जो प्रांतों में जो द्वैत शासन की जो स्थापना की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। और दो तरह की शक्तियाँ थी, आरक्षित और स्थानांतरित, यानी कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। आरक्षित और स्थानांतरित यानी स्थानांतरित देने वाली शक्ति, यानी कि स्थानांतरित जो राज्य के जो विधानमंडल थे उनको दे दी गई, उनको स्थानांतरित कर दी गई, और आरक्षित गवर्नर जनरल के पास रख दी गई। यानी कि आरक्षित जो विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास रहे और स्थानांतरित राज्यों के विधानमंडल को सुपुर्द कर दिया गया। तो हम अगर हम प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका संबंध किससे है? भारत शासन अधिनियम 1919 से है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग तथा 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग का भी गठन किया गया था। यानी कि पहली बार जो उत्तरदायी शासन की जो बात की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही की गई थी। तो मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम से एक्ट हैं। तो इनके बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि भारत शासन अधिनियम है वो, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिमों को 1909 में ही अपना लिया गया था। इसके साथ साथ इसमें इसका विस्तार किया गया सांप्रदायिक चुनाव का, जिसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को शामिल किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, द्वैत शासन की नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, द्वैत शासन और द्विसदनीय दोनों में अंतर है। तो केंद्र में द्विसदनीय यानी कि दो सदनों का निर्माण किया गया, और जबकि भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। और उत्तरदायी शासन शब्द पहली बार जो प्रयोग हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की बात की गई, यानी कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी केंद्र में और द्वैत शासन की स्थापना की गई थी प्रांतों में। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1919 के तहत जो लागू किया गया था उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया और उस द्वैत शासन को कहाँ ले जाया गया? केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब 1935 में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई वो केंद्र में हुई है। इसके बाद भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इंडियन रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई साख सर्जन के लिए, यानी कि जो मनी और जो मुद्रा और जो साख है, मनी एंड क्रेडिट कंट्रोल, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसके बाद सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो मैंने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में
निर्वाचन प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को 1919 के तहत शामिल किया गया और उसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली विस्तार के अंतर्गत उसका थोड़ा और विस्तार किया गया और उसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें शामिल किया गया। तो महिलाओं को जो सबसे पहले शासन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो शामिल किया गया था या महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था वो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दलित, महिलाएं और मजदूरों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था, जबकि 1919 में सिर्फ सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों को शामिल किया गया था और 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये मित्रों थोड़ा गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक। संघीय समझ लेना इसको, यूनियन। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जिसके जो प्रथम न्यायाधीश बने थे वो प्रथम न्यायाधीश बने थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस सर मॉरिस ग्वेयर सर मॉरिस ग्वेयर। और 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश मैं बता ही चुका हूँ, सर मॉरिस ग्वेयर। इसके बाद 1937 में 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, यानी कि बर्मा पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वो बर्मा किसी ज़माने में भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा उसी समय 2 प्रांतों का सृजन किया गया, जिसमें सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। उड़ीसा जो वर्तमान उड़ीसा है वही उड़ीसा है और जो सिंध है वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। ये 2 राज्यों का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम के तहत, सिंध और उड़ीसा का। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो द्विसदन व्यवस्था केंद्र में की गई थी उसको स्थानांतरित करके किसमें कर दिया गया, अब प्रांतों में कर दिया गया। तो ये भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर थोड़े से भी कंफ्यूज है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए और अच्छे से इनको समझने का प्रयत्न कीजिए। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता यानी कि भारत को जो स्वतंत्रता दी गई थी वो इसी अधिनियम के तहत दी गई थी और इसी अधिनियम के तहत 2 नेशन थ्योरी को अपनाया गया था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, यानी कि जिसका निर्माण वॉइसरॉय कब बना था, भारत शासन अधिनियम 1858 को जो वॉइसरॉय बने थे उस वॉइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमेन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यानी कि दोनों डोमेन राज्य भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान से ये कहा गया था ब्रिटिशों द्वारा, यानी कि अंग्रेज शासकों द्वारा, कि जब तक आप स्वयं अपना संविधान निर्मित नहीं कर लेते हैं तब तक हम
आपके शासन में सहयोग करेंगे। तो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया वॉइसरॉय के लिए, यानी कि वॉइसरॉय जो शब्द है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, इसलिए वॉइसरॉय के स्थान पर अब गवर्नर जनरल शब्द यूज़ किया जाने लगा। जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, या आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसके बाद शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत अब गणतंत्र राष्ट्र बन चुका था, यानी कि यहाँ पर कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। तो इस तरह से हमने भारत शासन अधिनियम के बारे में बात की, यानी कि सबसे पहले आज का हमने जो पाठ पढ़ा है, यानी कि ब्रिटिश ताज के द्वारा शासित, यानी कि ब्रिटिश हमने संवैधानिक विकास की बात की थी, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से रहा, और हमने ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों की बात की है। जो आज का हमारा जो स्टडी का जो मटेरियल था वो 1858 से 1947 तक रहा, जिसमें हमने 1858 के अधिनियम के बारे में चर्चा की, फिर 1861, फिर 1892, फिर भारत शासन अधिनियम 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1947 के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों आज हमने जो मैटर पढ़ा है उस मैटर से रिलेटेड कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं और आप सभी भी इसका आंसर देने का प्रयत्न करें। पहला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद 1892, इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और 1919। तो आप थोड़ा विचार कीजिए क्या आंसर हो चुका है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, अभी हमने जो पैटर्न पढ़ा है उसकी इस प्रश्न के आंसर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई विधान परिषद के अंतर्गत, यानी कि जो भारतीय विधान परिषद के अंतर्गत जो भारतीय सदस्य थे उनको ये परमिशन दी गई थी कि वह बजट में अब कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें मतदान का अधिकार नहीं था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो आप अच्छे से जानते हो और मैं इसकी अभी हाल ही में मैंने चर्चा की है, और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी में किसी में भी संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है, और जिस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई है, और जिसके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर मॉरिस वेदर। ये मैं पूर्व में ही चर्चा कर चुका हूँ, और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है
कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर मैं बता ही चुका हूँ अभी। इससे रिलेटेड दोबारा से प्रश्न आ गया। ये 1937, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान रखिए दोस्तों, द्विसदन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, द्वैध शासन की बात कर रहा हूँ। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो आप थोड़ा पॉज कर लीजिए और फिर इसके बारे में आप आंसर दीजिए। तो केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1919 में राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और केंद्र में द्विसदन की स्थापना हुई थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी। राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो शब्दों को आप समझने का प्रयत्न कीजिए, यानी कि उल्टा कर दिया गया, यानी रिफ्लेक्स उल्टा सुल्टा कर दिया गया। यानी 1919 का जो प्रावधान था वो 1935 पे लागू कर दिया गया, 1935 का। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए, चीज़ें बहुत सीधी है। अगला प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर आपने भारत शासन अधिनियम 1919 अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, यानी कि प्रांतीय की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। केंद्र तथा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरित किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरित किया गया। तो कूट हैं, इन कूटों के बारे में आप बताइए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3, इसमें कौन सा सही आंसर है ये आप बताइए। तो इसका सही आंसर है वो आप अच्छे से जान चुके होंगे और आपको पता है, तो फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, केवल 1 और 3। देखिए मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई भारत शासन 1919 के तहत, जबकि केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 में की गई थी, जबकि 1919 में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, जिसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों को शामिल किया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरित किया गया था, यानी कि केंद्र के द्वारा जो विधायी शक्तियाँ थी, यानी आरक्षित और स्थानांतरित, दो विषयों में जो डिवाइड थी, आरक्षित शक्तियाँ और स्थानांतरित शक्तियाँ। स्थानांतरित शक्तियाँ स्थानांतरण कर दिया गया किसको, प्रांतों को, और जो आरक्षित शक्तियाँ थी वो गवर्नर के पास सुरक्षित रख ली गई थी। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी द्विसदनीय पहली बार? तो पहली बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, क्योंकि द्विसदनीय बनाई गई थी भारतीय विधान पालिका को, और 1919 में द्वैध शासन की स्थापना प्रांतों में की गई थी, और तो 1919 में द्विसदनीय यानी कि 2 सदनों का जो निर्माण किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो किस अधिनियम से है, वो आपको बताना है। भारत की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो किससे है? हालांकि मैंने बताया था कि कुछ कुछ अंश 1861 से थे, यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति के जो अवशेष मिलते हैं वो 1861 से मिलते हैं, लेकिन 1861 इसमें ऑप्शन नहीं है।
तो आप क्या लगाएंगे इसमें? तो इसका सही आंसर होगा अ, सही कौन सा इसका जो सही आंसर है वो आंसर है भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, मैं इसकी थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ कि भारत में जो गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से ली गई है। कौन सी धारा से? धारा 42 से, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 से निर्गत की गई है या ली गई है। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई? केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई? यह आपको ध्यान से समझना है। देखिए, इसमें पहला जो तथ्य है वो 1926, दूसरा 1937, तीसरा 1945 और इसके जो कूट है वो है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर है 1 और 3, केवल 1 और 3 आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी 1926 और 1945 में होने वाले चुनाव निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किए गए थे। 1919 के तहत किए गए थे, यानी कि 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। यानी कि इसमें महिलाओं, मजदूरों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन थे, जो भारत शासन अधिनियम निर्वाचन जो करवाए गए थे वो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का प्रवर्त किया गया था और इसका सही आंसर है आंसर स 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इसकी व्याख्या के हम बारे में बात करते हैं तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर है, यानी संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत प्रवर्त हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अधिनियम पारित हुआ था उसी में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त हुआ था। इसके बाद जो प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो अभी मैंने व्याख्या बताई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है, वर्तमान में हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, वो उसका जो विभाजन जो उल्लेख किया गया है या उसको लिया गया है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन।
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ यानी कि अखिल भारतीय प्रावधान अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो विशेषताएं बतानी है कि भारत सरकार अधिनियम में जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल था सर। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। बिल्कुल किया गया था। लेकिन अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को नहीं दिए गए थे, क्योंकि जो अवशिष्ट विषय थे वो गवर्नर के पास रिजर्व थे। तो इसका सही आंसर होगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, क्योंकि हमें विशेषता मतलब गलत बताना है कि इस कौन सी विशेषता नहीं थी। ये प्रश्न पूछा गया है, नेगेटिव नकारात्मक आंसर पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाविचित यानी नॉमिनेट किया जाना। तो इसका सही आंसर है देश के लिए लिखित संविधान, क्योंकि जो देश के लिए लिखित संविधान का जो प्रावधान किया गया था वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया था, और कैबिनेट मिशन की रूपरेखा के अनुसार, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसी के अनुसार देश में संविधान का निर्माण किया गया था। इसीलिए इसको लिखित संविधान के रूप में जाना गया, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर, इसमें ऑप्शन है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल नहीं मिली साहब, गलत है। स्वतंत्रता मिली भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इसमें भारत विभाजन का उल्लेख है, नहीं है, 1947 के अधिनियम में है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है, महत्वपूर्ण है जो है वो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत कैसे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 200 आर्टिकल, लगभग 200 आर्टिकल हम संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्टली उठाए हैं, इसलिए ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम से संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई है।
जो 1 अक्टूबर 1937 में जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की गई थी। तो इसका सही आंसर है कि भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लग रहा है, इस सब के बारे में आप हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए। और आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज से हम इस वीडियो को रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड करने वाले हैं। तो आप डेली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना है तो आप सुबह रोज़ थिंक स्मार्ट स्टडी के चैनल पर सुबह 9 बजे आइए। और 8 बजे हम रोज़ हिंदी से संबंधित यानी कि हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उन सबसे रिलेटेड जो वीडियो है वो सभी हम 8 बजे अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।